everyone, welcome back to my YouTube channel. So in this channel we are studying Business Studies Chapter 2 of Class 12 Commerce. In previous video we have completed till Taylor's significant scientific management. We have completed till there, and in this video we are going to start with techniques of scientific management. So let's get started. So technique of scientific management. In this, Taylor has suggested the division of factory into two departments, that is planning in charge and production in charge. So we are going to study first the functional foremanship. So in the functional foremanship, the Taylor has suggested to divide the factory into two groups, that is planning in charge and production in charge. Alright, टेलर ने फैक्ट्री को दो पार्ट्स में डिवाइड करने को कहा है, that is planning in charge and production in charge. This is done in order to decrease the burden of workers so they can focus mainly on production. तो ये क्यों किया गया, उन्होंने क्यों रखा, ताकि वर्कर्स का जो बर्डन है, बहुत ज़्यादा जो बोझ है काम का, वो थोड़ा उन पर कम हो जाए, इसलिए उन्होंने फैक्ट्री का टू पार्ट्स किया. He also said that in each of the department there should functional expert to supervise, guide and instruct the workers. तो उन्होंने ये भी कहा कि हर एक डिपार्टमेंट में एक फंक्शनल एक्सपर्ट होना चाहिए जो कि सुपरवाइज करेगा, गाइड करेगा और इंस्ट्रक्ट करेगा वर्कर्स को कैसे काम करना है. As one foreman cannot specialize in all aspect of work, हमें पता है कि एक पर्सन हर एक चीज़ में काबिल नहीं हो सकता. सो ही सजेस्टेड टू हैव मिनिमम 8 स्पेशलिस्ट. तो उन्होंने कहा कि देयर शुड बी मिनिमम 8 स्पेशलिस्ट होना चाहिए यहाँ पर टू गाइड सुपरवाइज ओवर द वर्कर्स, जो कि वर्कर्स को गाइड करे, उन पर नज़र रख सके और इंस्ट्रक्ट कर सके उनको वर्क्स में. सो यहाँ पर वो टेलर ने कहा है या फिर डिवाइड किया है 8 पार्ट्स में. ये फर्स्ट देखिए, यहाँ पर टेलर ने फैक्ट्री को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है. सो वी हैव प्लानिंग इन चार्ज एंड प्रोडक्शन इन चार्ज. अंडर प्लानिंग इन चार्ज वी हैव इंस्ट्रक्शन कार्ट, रूट क्लर्क, इंस्ट्रक्शन कार्ट क्लर्क, रूट क्लर्क, टाइम कॉस्ट क्लर्क एंड डिसिप्लिनरी. एंड प्रोडक्शन के अंडर है हमारा स्पीड बॉस, गैंग बॉस, रिपेयर बॉस एंड इंस्पेक्टर. ओके, सो फर्स्ट हम देखेंगे प्लानिंग इंचार्ज. प्लानिंग इंचार्ज के अंदर ये जो भी है इंस्ट्रक्शन कार्ड, रूट क्लॉक, ये सब हम देखेंगे. ओके, टेलर सजेस्टेड टू टेक ईच पर्सन हु इज सुटेबल अकॉर्डिंग टू द वर्क. तो फर्स्ट है प्लानिंग इंचार्ज. प्लानिंग इंचार्ज के अंदर जो ये है इंस्ट्रक्शन कार्ड जो है उसे हम पहले देखेंगे. Instruction card clerk. In this, the workers work here to give instruction to the person who is working under him. तो यहाँ पर जो भी एक स्पेशलिस्ट है या फिर जो उसको सुपरवाइज करने के लिए रखा गया है, उसका काम होगा कि वो वर्कर्स को इंस्ट्रक्ट करे, इंस्ट्रक्शंस दे, ऑर्डर्स दे कि ऐसे काम करो, ये करो. ओके, और सेकेंड है हमारा रूट क्लर्क. तो इसका काम होता है इन दिस द फोरमैन. फोरमैन का मतलब यहाँ पर वर्कर आ गया. इन दिस द फोरमैन डिसाइड्स द डायरेक्शन ऑफ वर्क. मतलब जो स्पेशलिस्ट होते हैं ना, उनको फोरमैन कहते हैं, या फिर वर्कर भी ले सकते हैं, हम कह सकते हैं. इन दिस द फोरमैन डिसाइड्स द डायरेक्शन ऑफ वर्क. तो ये रूट क्लर्क डायरेक्शन डिफाइन करता है कि किस डायरेक्शन में वर्क होगा. और थर्ड वन है हमारा टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क. इन दिस द फोरमैन नीड्स टू सी और मैनेज हाउ मच टाइम एंड कॉस्ट इज रिक्वायर्ड. तो इसमें ये फोरमैन को देखना पड़ेगा और मैनेज करना पड़ेगा कि एक काम करने में जो भी असाइन किया गया वर्कर्स को वो कितने टाइम में कर रहा है कंप्लीट और कितने कॉस्ट के अंदर कर रहा है. ओके, और लास्ट वन है प्लानिंग इंचार्ज के अंदर हमारा डिसिप्लिनरी. तो इन दिस द फोरमैन, तो ये फोरमैन या फिर जो स्पेशलिस्ट है वो डिफाइन करेगा या फिर ओवरव्यू करेगा या फिर सी करेगा वर्कर्स का वर्क को कि वो अच्छे से डिसिप्लिन में रहकर काम कर रहे हैं या नहीं. अब हमारा है प्रोडक्शन इंचार्ज. प्रोडक्शन इंचार्ज ये वाला है और इसके अंडर जो आएगा स्पीड बॉस, गैंग बॉस, रिपेयर बॉस, इंस्पेक्टर, ये सब हम देखेंगे. ओके, सो we have now speed boss. In this the foreman needs to see or manage the speed of work. तो इसमें जो स्पेशलिस्ट है उसको मैनेजर को देखना पड़ेगा कि वर्क
किस स्पीड में काम कर रहा है प्रोडक्शन साइट में, ही नीड्स टू सी इफ़ वर्क इज़ बीइंग डन इन करेक्ट मैनर और नॉट। इनकरेक्ट है इसकी, ठीक है, ये थोड़ा मिस्टेक हो गया है, इनकरेक्ट है। इन और इनके इन और करेक्ट के बीच में गैप लगाना है। करेक्ट मैनर और नॉट, सही से काम हो रहा है या नहीं ये देखना स्पीड बॉस का काम है, वो स्पेशलिस्ट का काम है। और गैंग बॉस, इन दिस फोरमैन नीड्स टू मेक हिज सबऑर्डिनेट्स टू वर्क विथ कोऑर्डिनेशन। तो ये गैंग बॉस जो है उसको ध्यान में रखना पड़ेगा कि सारे वर्कर्स एक साथ मिलकर काम करें, कोऑर्डिनेशन के साथ करें। ओके, so we have repair boss now. In this, foreman needs to see or look after on इफ़ द मशीन्स आर नीडेड टू बी रिपेयर। तो ये रिपेयर बॉस जो है वो देखता है कि फैक्ट्री में जो भी मशीनरीज है वो सही से काम तो कर रहे हैं ना, कोई जंग तो नहीं लग गया, किसी को रिपेयर की तो ज़रूरत नहीं, तो मशीन के ऊपर लुक आफ्टर करने का काम होता है ये रिपेयर बॉस का। तो लास्ट वन है इंस्पेक्टर, टू इंस्पेक्ट पीपल टू सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ इट्स सबऑर्डिनेट्स। तो इस स्पेशलिस्ट के अंडर में जो भी सबऑर्डिनेट्स काम कर रहे हैं, वर्कर्स काम कर रहे हैं, उनको ये इंस्पेक्ट करता है और उनका जो भी प्रॉब्लम होता है या फिर काम करने नहीं आया या फिर उनका जो भी प्रॉब्लम है वो ये इंस्पेक्टर सॉल्व करता है उन लोगों का प्रॉब्लम। तो हमने इस पूरे चार्ट को कंप्लीट कर लिया है। हमने देखा प्लानिंग इंचार्ज और प्रोडक्शन इंचार्ज होता है जो कि फैक्ट्री को 2 भाग में बांटा गया है, और इनके अंडर वाला जो भी पॉइंट्स है हमने उन सबको कंप्लीट कर लिया है। सो ये था टेक्निक्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट का फर्स्ट पॉइंट था ये, फंक्शनल फोरमैनशिप। ओके, अब सेकंड फंक्शन है इसका स्टैंडर्डाइजेशन एंड सिंप्लीफिकेशन ऑफ वर्क। स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ वर्क मीन्स टू ब्रिंग क्वालिटी इन प्रोडक्ट एंड टेक इट इनटू कंसिडरेशन रादर देन क्वांटिटी। तो स्टैंडर्ड का मतलब ही क्या होता है, क्वालिटी डिफाइन करना ना। स्टैंडर्ड का मतलब ही होता है क्वालिटी, नॉट क्वांटिटी। क्वांटिटी तो जितना मात्रा हो गया उतना, बट क्वालिटी डिफाइन करना ही स्टैंडर्ड डिफाइन करता है एंड टेक इट इनटू कंसिडरेशन लेता है ये। एग्जाम्पल में हम ले लेते हैं आईफोन, स्टैंडर्डाइजेशन का हम आईफोन ले लेते हैं। आईफोन मार्केट में कितने होंगे, 1 होंगे, 2 होंगे, 3 होंगे, 4 होंगे, 5 होंगे, 8 होंगे, 10 होंगे, 15 होंगे, 15 होंगे। 15 से ज़्यादा होंगे क्या, नहीं होंगे, हो सकते हैं 20 चले जाए। एक फ़ोन ही कितने का पड़ता है, 1 लाख का पड़ता है। तो ये इसमें क्या डिफाइन कर रहा है, ये स्टैंडर्ड डिफाइन कर रहा है इसका। और क्वांटिटी इसका कितना है, 10 से 15 या फिर 15 से 20 क्वांटिटी है मार्केट में। लेकिन आप दूसरे फ़ोन ले लीजिए, जैसे सैमसंग ले लीजिए, नोकिया ले लीजिए, आईफोन ले लीजिए, वो नॉट आईफोन, वीवो ले लीजिए, ओप्पो ले लीजिए, तो इन लोगों का क्वांटिटी मार्केट में बहुत ज़्यादा है। मैं नहीं कह रही कि इनका क्वालिटी ख़राब है, बट आईफोन के मुकाबले ये उतने स्टैंडर्डाइज नहीं है। ओके, तो सिंप्लीफिकेशन का मतलब देखते हैं हम। स्टैंडर्डाइजेशन हमने पढ़ लिया, क्वालिटी डिफाइन करता है, और सिंप्लीफिकेशन मीन्स टू मेक द वर्क एज सिंपल एज पॉसिबल बाय एलिमिनेटिंग द अनडिजायरेबल थिंग्स एट वर्क प्लेस। तो सिंप्लीफिकेशन का मतलब है काम को आसान से आसान करना, बहुत ही आसान कर देना, एज पॉसिबल मतलब जितना भी पॉसिबल हो सके उसको आसान कर देना। कैसे, एलिमिनेटिंग द अनडिज़ायरेबल थिंग्स एट वर्क प्लेस। जो भी अनडिज़ायरेबल थिंग्स है वर्क प्लेस में उसको एलिमिनेट करके, उसको हटा के। ओके, तो सिंप्लीफिकेशन में हम देखते हैं टू मेक द वर्क सिंपल बनाना, इसको वर्क को सिंपल करना ही सिंप्लीफिकेशन होता है। ओके, बोथ स्टैंडर्डाइजेशन एंड सिंप्लीफिकेशन कैन हेल्प टू डू द वर्क इन एन इफेक्टिव एंड एफिशिएंट मैनर। तो बोथ जो स्टैंडर्डाइजेशन है और सिंप्लीफिकेशन है, ये दोनों ही वर्क को इफेक्टिव और एफिशिएंट मैनर में कंप्लीट करने में हेल्प करते हैं। ओके, सो नेक्स्ट इज मेथड स्टडी। In this, Taylor said that the way of doing work can be various. तो इसमें टेलर ने कहा कि एक प्रोडक्शन जो है, प्रोडक्शन करने का तरीका बहुत सारा हो सकता है। लेट्स टेक एन एग्जांपल दैट आप जब पढ़ने बैठते हो तो आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं। या तो आप उसे रीड करके पढ़े, या तो आप उसे लिख कर पढ़े, या तो आप रट कर पढ़े। तो आपके पास ऐसे ही बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं। तो इसी तरह कुछ टेलर ने इस मैथ स्टडी में कहा है कि प्रोडक्शन करने के भी बहुत सारे तरीके होते हैं। तो उन सब तरीक़ों को पहले आजमाया जाए, उसके बाद जो भी आपको एफिशिएंट लगे वे ऑफ डूइंग वर्क, उसको आप अपनाएं और फोर्स में ले उस मेथड को या फिर उस वे ऑफ डूइंग वर्क को। ओके, देन ही सेड
टेलर सेड दैट विद दिस द प्रोडक्शन कॉस्ट कैन बी मिनिमाइज्ड. इसकी मदद से प्रोडक्शन कॉस्ट जो है उसका कम हो सकता है, प्रोडक्शन कॉस्ट, विच कीप्स मैक्सिमम लेवल ऑफ आउटपुट विथ मिनिमम कस्टमर सेटिस्फैक्शन. मैक्सिमम कस्टमर सेटिस्फैक्शन के साथ. ओके, तो टेलर ने कहा कि इसके साथ प्रोडक्शन कॉस्ट जो है उसे कम करा जा सकता है अगर इस टेक्निक को अपनाया जाए. उससे क्या होगा कि जो इट विल गिव मैक्सिमम लेवल ऑफ आउटपुट देगा ये टेक्निक विथ मैक्सिमम कस्टमर सेटिस्फैक्शन के साथ. देन फोर्ड मोटर कंपनी यूज दिस कंसेप्ट वेरी सक्सेसफुली. जो वो फोर्ड मोटर एक कंपनी का नाम है, उन्होंने इस कंसेप्ट को यूज़ किया और वो इस मेथड को यूज़ करके सक्सेसफुल भी हुए हैं. देन नेक्स्ट वी हैव मोशन स्टडी. सो मोशन स्टडी का मतलब है कि जो वर्कर्स हैं ना ऑर्गेनाइजेशन में, उनके काम के ऊपर नज़र रखना. मतलब वो क्या क्या करते हैं जब वो ऑर्गेनाइजेशन में आ जाते हैं, तो उनका काम क्या है, वो क्या किस किस चीज़ पर टाइम स्पेंड कर रहे हैं. जैसे अपने काम के रिलेट, काम तो हो ही गया, वो काम तो कर ही रहे हैं, काम से मतलब जो अनडिज़ायरेबल वर्क है उन पे कितना टाइम वेस्ट कर रहे हैं वो भी देखना. तो हम देखते हैं मोशन स्टडी. इन दिस वी सी द मोशन और मूवमेंट ऑफ द वर्कर्स व्हेन दे आर परफॉर्मिंग द जॉब. जैसे मैंने आपको कहा, टू डिफ्रेंशिएट बिटवीन और मेनली फोकस ऑन प्रोडक्टिव एंड अनप्रोडक्टिव मूवमेंट ऑफ द वर्कर्स. ये वो चीज़ें देखते हैं वर्कर्स का, ये वो चीज़ें देखते हैं वर्कर्स का कि कौन सा वो काम कर, जो भी वो काम कर रहा है वर्कर, वो प्रोडक्टिव है या अनप्रोडक्टिव है. आफ्टर दैट द अनप्रोडक्टिव मूवमेंट इज़ नीडेड टू बी कट डाउन. तो जो भी अनप्रोडक्टिव वर्क है ना, जिससे उसको ऑर्गेनाइजेशन को फ़ायदा नहीं हो रहा, जो चीज़ प्रोडक्शन में यूज़ नहीं हो रहा, उसको कट डाउन कर देना. टू डिज़ाइन द सूटेबल इक्विपमेंट एंड टूल टू एलिमिनेट द अनप्रोडक्टिव टास्क. तो इसके लिए एक डिज़ायरेबल टूल्स को ऑर्गेनाइज करना, इक्विपमेंट्स को ऑर्गेनाइज करना जो कि अनप्रोडक्टिव टास्क को एलिमिनेट कर सके, हटा सके. तो लेट्स टेक एन एग्जांपल कि एक वर्कर है और उसका ऑर्गेनाइजेशन 1 किलोमीटर दूर है और उसके घर से. ओके, तो उसको जब ब्रेक मिला तो वो कहाँ जाएगा, अपने घर जाएगा. वो सोचेगा 1 किलोमीटर जाके अपने घर में ही रेस्ट कर लेता हूँ, वहाँ पर खा पी लेता हूँ. तो वो जाएगा वहाँ पर 1 घंटा, वो जितना भी उसके बाद उसमें टाइम लगेगा उसके जाने आने में, उसका जो भी वहाँ पर एनर्जी वेस्ट हो रहा है ना वहाँ जाने आने से, उस एनर्जी को सेव करने के लिए ऑर्गेनाइजेशन क्या कर सकते हैं, वर्कर्स को उसका घर उस ऑर्गेनाइजेशन के पास में ही प्रोवाइड करा सकते हैं, सो दैट उसका एनर्जी वेस्ट ना हो. उसके बाद जब ऑर्गेनाइजेशन उसे वहीं पर घर प्रोवाइड कर देगा तो उसका एनर्जी सेव होगा उस वर्कर का. तो जब वो वापस काम पे आएगा तो वो फुल ऑफ एनर्जेटिक रहेगा. ओके, तो इसी का मतलब है मोशन स्टडी. देन वी हैव टाइम स्टडी. इन दिस दे सेड व्हाइल डूइंग एवरी वर्क इट शुड बी बेस्ड ऑन टाइम. हर एक चीज़, काम करने का जो चीज़ है उसमें टाइम वेस्ट होना चाहिए. टू एनालाइज दैट हाउ मच टाइम विल बी सूटेबल फॉर पर्टिकुलर जॉब. ये एनालाइज करने के लिए कि कितना टाइम सूटेबल है एक पर्टिकुलर जॉब को निभाने के लिए. टू डिटरमाइन द नंबर ऑफ वर्कर्स विच विल बी नीडेड फॉर परफॉर्मिंग द जॉब. और कितना वर्कर्स का ज़रूरत है उस पर्टिकुलर टास्क को कंप्लीट करने में. इट शुड नॉट बी ओवरबर्डन टू द वर्कर्स को ओवरबर्डन नहीं होना चाहिए ये पर्टिकुलर जो भी टास्क दिया जाएगा. ओके, टाइम स्टडी हेल्प्स टू एनालाइज द एफिशिएंट एंड इनएफिशिएंट वर्क्स टू. जो भी एफिशिएंट वर्क है या फिर इनएफिशिएंट वर्क है, टाइम स्टडी इसको देखने में या फिर एनालाइज करने में हेल्प करता है. ओके, इसी का मतलब था टाइम स्टडी, नथिंग मच. एंड देन वी हैव फैटिग स्टडी. फैटिग का मतलब है इट इज़ रिलेटेड टू रेस्ट. ओके, रेस्ट का ही मतलब जो दिया गया, मतलब रेस्ट से रिलेटेड है फैटिग स्टडी. ओके, द टेक्निक ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट नीड्स टू डिसाइड. मतलब जो साइंटिफिक मैनेजमेंट से फैटिग स्टडी ऐसे डिसाइड किया गया है, द फ्रीक्वेंसी ऑफ रेस्ट इंटरवल, द नंबर ऑफ रेस्ट इंटरवल और द ड्यूरेशन ऑफ रेस्ट इंटरवल. कि जो रेस्ट दिया जा रहा है वर्कर्स को, उस कितनी देर में रेस्ट मिलना चाहिए,
कितनी बार रेस्ट मिलना चाहिए और कितने लंबे समय का वो ड्यूरेशन होगा, टाइम होगा रेस्ट का. ओके, अ पर्सन इज बाउंड टू फील टायर्ड फिजिकली एंड मेंटली इफ ही और शी डज नॉट रेस्ट वाइल वर्किंग. एक जो पर्सन है, वर्कर है, अगर उसको काम करते करते सिर्फ उसको काम ही कराएंगे तो वो थक जाएगा, फिजिकली भी थक जाएगा और मेंटली भी थक जाएगा अगर उसको रेस्ट प्रोवाइड नहीं किया गया तो. देयर इज़ ऑलवेज नीड फॉर इंटरवल. तो इंटरवल का होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है. Taylor suggested that the time of interval should not be according to the interest of managers. टेलर ने कहा वो पहले के ज़माने में होता था जो कि हर काम मैनेजर के हिसाब से चलता था, पर अब नहीं. इसमें टेलर ने कहा कि अकॉर्डिंग टू द मैनेजर यहाँ पर नहीं दिया जाएगा, रेस्ट नहीं दिया जाएगा, बट अकॉर्डिंग टू द साइंटिफिक अप्रोच के थ्रू से, फैटिक स्टडी के थ्रू से उनको रेस्ट प्रोवाइड किया जाएगा. In order to conduct fatigue study, Taylor suggested to observe the work of the workers from starting and needed to see at what point of time they are no more energetic to do work. तो टेलर ने स्टडी में कहा कि एक वर्कर्स को लो, साइड में बैठ जाओ, उसको एब्जॉर्व करो कि वो उसके स्टार्टिंग पॉइंट से लेके, काम करने के स्टार्टिंग पॉइंट से लेके एंडिंग पॉइंट तक, मतलब कि वो जब काम कर रहा है और एक जब ऐसा समय आएगा पॉइंट ऑफ जिसमें उसके पास एनर्जी ही नहीं बचेगी, उस टाइम उसको मतलब रेस्ट प्रोवाइड करो. एट दिस टाइम दे नीडेड टू गिव रेस्ट प्रोवाइड करो उससे. एंड देन अगेन नोटिस एट व्हाट टाइम दे आर एनर्जेटिक एंड रेडी टू रिजॉइन द वर्क. उसके बाद फिर से नोटिस करो उसको रेस्ट देने के बाद कि रेस्ट देने के समय से लेकर कब तक वो अपने आप को रिफ़्रेश कर लेगा, अपने काम को रिजॉइन करने के लिए रेडी हो जाएगा. ओके, तो इसी का मतलब था फैटिक स्टडी. वी हैव कंप्लीटेड, वी आर डन विद दिस वीडियो. ओके, एंड अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है और आपने मेरे समझाए हुए सारे पॉइंट्स को समझ लिया है तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल. थैंक्स फॉर वॉचिंग.